स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जब आपका ब्रेकिंग पॉइंट और जो आपकी इलास्टिक लिमिट थी, जब वो दूर होती है तो चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा फैलती है और जल्दी से टूटती नहीं है। ये प्रॉपर्टी जनरली मेटल के पास होती है, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन होता है। जिसके जिसके इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में, इलास्टिक लिमिट याद है ना क्या था, जहां तक बॉडी अपनी शेप को क्या करे, रीगेन कर पाए, उसे उसकी इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर वो टूट जाए। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में प्लास्टिक रेंज आता है। क्या आता है, इलास्टिक लिमिट से लेके ब्रेकिंग पॉइंट के बीच के रेंज को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है, जो जिसके या प्लास्टिक रीजन वो होता है जहां पर बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती। तो अगर मैं किसी बॉडी को लूं, नॉर्मली ग्लास वगैरह को लूं, थोड़ा सा भी उसको बेंड करूं तो आप देखते हो टूट जाता है। यानी उसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। क्या है, बहुत क्लोज है। थोड़ा सा भी उसको टेढ़ा करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्लास के स्ट्रेस स्ट्रेन करके ग्लास की अगर मैं बात करता हूं, तो भैया इसकी इलास्टिक लिमिट और जो ब्रेकिंग पॉइंट था, ब्रेकिंग पॉइंट मैंने बी लिख दिया, ई फॉर इलास्टिक लिमिट, बी फॉर ब्रेकिंग पॉइंट। इलास्टिक लिमिट और बी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है। अगर मैं ई और बी की बात करूं, सेपरेशन इन बिटवीन फॉर ग्लास सेपरेशन इन बिटवीन इलास्टिक लिमिट मतलब जहां तक वो बॉडी डिफॉर्म करने के बाद अपनी शेप को क्या करे, रीगेन कर लो, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, ये इलास्टिक लिमिट के बाद का एक पॉइंट होता है जहां पर बॉडी क्या होती है, खींचते खींचते टूट जाती है। अगर मैं ग्लास की बात करूं, फॉर ग्लास सेपरेशन बिटवीन ई एंड बी इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं बात करूं मेटल की, अगर मैं मेटल की बात करूं, तो भैया मेटल की इलास्टिक लिमिट के बाद भी आप उसको बहुत खींच करके उसको, तभी तो चादर बनाई जाती है, प्लेट वगैरह जो बनाई जाती है, वायर वगैरह जो बनाए जाते हैं, तभी तो खींच पाते हैं उसको। वायर मोटा रहता है, उसको गर्म करो, खींचते जाओ, काफी लंबा खिंच जाता है। इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट के बाद भी बहुत दूर तक चलता है। यानी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो फॉर मेटल सेपरेशन इन बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लार्ज। मेटल के लिए ही क्या होगा, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। रबड़ के लिए क्या होगा बताइए, रबड़ के लिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं रबड़ की ना, तो रबड़ की पहले तो इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा होती है। आप बहुत ज्यादा रबड़ को खींच दो, छोड़ो, रबड़ अपनी शेप में आती है। और ज्यादा खींच दो, छोड़ो, रबड़ अपनी शेप में आएगी। लेकिन थोड़ा और ज्यादा खींच दोगे तो रबड़ क्या होगी, टूट जाएगी। इसका मतलब उसकी इलास्टिक रेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या बहुत पास में है। ठीक है, तो फोर रबर इलास्टिक रेंज इज टू लार्ज बट इट्स प्लास्टिक रेंज जानते हो ना, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का सेपरेशन, बट इट्स इलास्टिक प्लास्टिक रेंज इज वेरी प्लास्टिक रेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब ये भी, अब पहले तो खींचोगे तो बहुत दूर तक अपनी शेप को रिगेन करेंगे, यानी इसकी इलास्टिक लिमिट क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, वो इलास्टिक लिमिट के जस्ट पास में होता है। मतलब इसका अगर ई और बी कम है, ई और बी कम है, दोनों के बीच सेपरेशन कम है, तो इसका मतलब उसका प्लास्टिक रेंज क्या बहुत कम है। और ई और बी अगर बहुत ज्यादा है तो उसका प्लास्टिक रेंज क्या है, बहुत ज्यादा। तो ये भी ध्यान रखना। if if separation in between E and B is large, it means क्या, given material has very
वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, प्लास्टिक रेंज मतलब वो जल्दी टूटने वाला नहीं है, हाँ फैलता जाएगा, समझ गया। लेकिन इफ सेपरेशन इन बिटवीन ई एंड बी, भाई क्या मत कर यार ये सब, इफ सेपरेशन इन बिटवीन ई एंड बी इज स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन मटेरियल हैज वेरी वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज। बड़ा क्लियर है चीज। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी एक बार पढ़ लो इसको। कांच क्या आपका ब्रिटल है, ग्रेफाइट क्या आपकी ब्रिटल है, आप थोड़ा भी इनको बेंड करोगे तो टूट जाएंगे। यानी जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों बहुत क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। उनका ये प्लास्टिक रेंज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डक्टाइल मटेरियल यानी मेटल की, तो उनको पीट पीट कर बहुत लंबी चौड़ी चादर बना सकते हो, बहुत पतली वायर बना सकते हो, जस्ट बिकॉज कि वो क्या है, बहुत डक्टाइल है, उनकी प्लास्टिक रेंज क्या बहुत ज्यादा है, समझ गए। जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है तो वो ऐसी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा शो करता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। ब्रिटल, ब्रिटल के बारे में क्या कहो, तुरंत टूट जाता है ब्रिटल, तुरंत टूट जाता है। इसका मतलब इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में सेपरेशन क्या बहुत कम है। थोड़ा सा भी टेढ़ा करोगे वो क्या होंगे, टूट ही जाएंगे। अब देखिए बैठ बैठ, टाइम पास हो रही ये तो, ये सुंदरता बढ़ा देता है। अगर लिखने नहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, ये भाई मेहनत के, मेहनत के इस मास्टर में। अब वो मैं राइटिंग तो मेरी अच्छी है, ठीक है। चलो, कौन सा, अच्छा ये तभी पास पास में है। डक्टाइल मतलब बहुत दूर होगा, ये खैर ब्रिटल का बहुत पास में है, ठीक है। तो मैं कह रही ना पास क्यों बना दिया इसको, नीचे पढ़ा ही नहीं वाली, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं तो ये देखिए, इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, इसका इसका बना रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि इसका तो बन रखा है, इसका ब्रिटल का तो ये रहा। इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के वजह से सेपरेशन का बहुत कम है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ देखोगे, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाओगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो ये ग्राफ क्या जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। ये क्या भैया, इलास्टिक लिमिट ए से दिखा दे, वैसे मैंने ई से लिखा है इलास्टिक लिमिट को, लेकिन उन्होंने ए से दिखा रखा तो हम ए से दिखाते हैं, और ब्रेकिंग पॉइंट को किससे लिखा है, डी से, डी से दिखाते। तो ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, और ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन है, मतलब इनके प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है, जल्दी टूटने वाले नहीं है। और अब बात करते हैं ब्रिटल की, तो भैया ब्रिटल भैया को भी देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, द ब्रिटल, हाँ, द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन, मतलब उनका जो एक्सटेंशन होता है बहुत कम होता है, मतलब इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक रेंज दोनों क्या होती है, सॉरी ब्रेकिंग पॉइंट दोनों बहुत क्लोज होती है दूसरे के ना, और ब्रिटल मटेरियल, सच मटेरियल आर ब्रेक एज सून एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपने फालतू का इंक्रीज किया, ये तुरंत की तुरंत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। देयर ब्रेकिंग पॉइंट लाइक जस्ट क्लोज टू देयर इलास्टिक लिमिट, ठीक है भैया, एज शोन इन द फिगर। इसका फिगर यहाँ पे दिया है, आप इसके फिगर को यहां से सीधा बना लेना, ये है इसका फिगर, ये रहा इसका, ये भैया इसका फिगर, ये रहा उसका फिगर। आगे बढ़े, अब आते भैया एक और नया मटेरियल आ रहा है, उसका नाम है भैया, कह रहे हैं ये मैलिएबल मटेरियल। क्या होते हैं मैलिएबल मटेरियल, वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर आप स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेस लगाने के बाद इतना स्ट्रेस लगा दो कि वो क्या हो, इलास्टिक लिमिट के पार चले जाए।
अब इलास्टिक लिमिट की जब आप 5 ले आओगे ना, तो मटेरियल क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो मटेरियल अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। अब लगाते जाओगे तो उसके अंदर लगातार क्या होगा, स्ट्रेन आता जाएगा, स्ट्रेन आता जाएगा, ठीक है भैया। और उसको आप इस प्रॉपर्टी के कारण आप पतली पतली चद्दरों में उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, शीट बना सकते हो उसको आप पतली पतली, वही लिखा होगा, ठीक है। When a solid is compressed, a stage reached beyond which it cannot recover its original length after the deforming force is removed। ठीक है भैया, आपने किसी चीज को इतना दबा दिया कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन नहीं कर पा रही, चाहे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ही दो। फिर लिखा हुआ है दिस इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन की इलास्टिक लिमिट के 5 ले गए हम, ठीक है भैया। अब लिखा हुआ सॉलिड देन बिहेव लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। अब कैसा बिहेव करेगी, आप जितना स्ट्रेस लगाओ उसके अंदर क्या होगा, उतना स्ट्रेन आएगा, वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है भैया। द यील्ड पॉइंट ऑब्टेन्ड अंडर द कंप्रेशन इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया, इसमें एक दिक्कत है, ठीक है, इस बुक में, ठीक है, ध्यान रखना कि इसने कई बार इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट भी बोल रखा है, ठीक है, आगे देखा था ना आपने, इसलिए मैं कहता आप यील्ड पॉइंट से मत जानना, यील्ड पॉइंट से उस पॉइंट को, इलास्टिक लिमिट को मत जानना, ठीक है, ठीक है। क्रशिंग पॉइंट, ये क्रशिंग पॉइंट है, इसके बाद क्या होगा, ये लगातार क्या होगा, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, पतली, इसको पतली शीट में आप कन्वर्ट। आफ्टर दिस स्टेज मेटल आर सेड टू बी मैलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू द शीट, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। समझ गए, आप इसमें कर सकते हो कन्वर्ट, समझ गए। और इनकी भी प्लास्टिक रेंज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में सेपरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तभी ये ऐसा इनको एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट मटेरियल आता है आपका इसके एग्जांपल का, ठीक है, इलास्टोमर। तो इलास्टोमर कौन से मटेरियल होते हैं भैया, वो मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल भी हुक्सलो याद है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन, मतलब ग्राफ कैसे आता है उनका, स्ट्रेस स्ट्रेन का स्ट्रेट लाइन। लेकिन इलास्टोमर एक ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिक तो है, लेकिन वो दूसरा हुक्सलो को फॉलो ही नहीं करता, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं आएगा, स्टार्टिंग से इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आना, समझ गए भैया। तो इलास्टोमर वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो हुक्स लॉ को 0 पॉइंट से स्टार्टिंग से ही फॉलो नहीं करते, इनका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, और इनकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा होती है, इनको आप जितना ज्यादा खींचे छोड़ो ये अपनी शेप को वैसे तुरंत क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं, ठीक है भैया। ये इलास्टोमर एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके, रबड़ हो गया आपका, आर्टरीज और वेन्स होगी, ये भी खींचती है, ऐसे निकाल के देखना चाहते हो तो अपना हाथ काट लेना, उसमें देख लेना, चेक कर लेना, आपकी बराबर खींचती है एकदम, रबड़ ही है समझ लो ये, ठीक है, समझ गए, करना चाहती है पत्ती मार हाथ में, ठीक है। द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड, मतलब जो इलास्टिकली होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, और लार्ज वैल्यू ऑफ इसका इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसे हम क्या कहते हैं भैया, और इलास्टोमर, ये जो होती है ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती है, मतलब इस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस केस में इलास्टोमर के केस में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये ध्यान रखना इलास्टोमर के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से, एट स्टार्टिंग पॉइंट से इसका स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसका ग्राफ कभी भी सीधा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है भैया। इसकी जो इलास्टिक लिमिट होती है बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, बहुत ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक है भैया, बहुत ज्यादा स्ट्रेन तक खींच सकते हो, ठीक है भैया, उससे हम क्या कहते हैं इलास्टोमर। फॉर एग्जांपल रबड़ कैन बी स्ट्रेच्ड सेवरल टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, अपनी लेंथ के कई गुना खींचा जा सकता है रबड़ को, ठीक है, और ये फिर भी अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है भैया। देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन इसका डिफाइंड नहीं है, मतलब समझे, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, वो डिफाइंड नहीं होता, सब चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग क्वालिटी की रबड़ के लिए अलग होगा, अलग क्वालिटी के रबड़ के लिए अलग होगा, देखा ना आपने भैया, लड़कियों को तो पता होगा, कई तरह की रबड़े बांधती है बालों में, तो उनको पता होगा कि अलग अलग क्वालिटी की रबड़ होती है, कहीं ज्यादा खिंच जाती है, कोई कम खिंचती है, कोई तुरंत टूट जाती है, नहीं आप समझ गए, तो इनका कोई इलास्टिक रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, प्लास्टिक रीजन कितना फैल सकती है ये भी नहीं है, ठीक है। रबड़ इज जस्ट ब्रेक, रबड़ तुरंत टूट जाती है, कहां पर,
जैसे आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ही फोर्स लगा देते हो ना, थोड़ा सा खींच छोड़ो, देखो क्या, रबड़ को खींचो फैल गई, छोड़ो शिप रिगेन होगी, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर थे, खींचो छोड़ो होगी, रिगेन हो गया। ऐसे ही आप कई बार कर जाओगे, लेकिन एकदम एकदम आप देखोगे ना कि लास्ट में जहां पे इनने रिगेन किया था लास्ट टाइम, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, क्या होगा, टुक से टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका इलास्टिक लिमिट और इसका ब्रेकिंग पॉइंट दोनों आपस में क्या है, ओवरलैप्ड है, समझ लो, बहुत पास पास में। प्लास्टिक रीजन इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, रबड़ इज जस्ट ब्रेक व्हेन पुल बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये होता है भैया बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, अजीबोगरीब होता है, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सबसे ज्यादा किस पॉइंट का यंग मॉडुलस होगा, याद है यंग मॉडुलस, सी पॉइंट का यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा, पता क्यों, क्योंकि आपको यार स्लोप सबसे ज्यादा है इस लाइन का, और स्लोप क्या देता है, इलास्टिसिटी, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस भी तो क्या है, इलास्टिसिटी है। और मैंने बताया था जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा, सी का, तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी भी किसकी होगी, सी की, सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस भी किसका होगा, सी का, समझिए भैया, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी है प्यारी सी, रीजन इन सच अ केस वेरी लार्ज, ठीक है, हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है, इलास्टिक रीजन जो होता है बहुत दूर तक खींचा जा सकता है इसको, और बहुत दूर तक ये अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, ठीक है, बट द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली टू स्ट्रेन, ठीक है, मतलब ग्राफ का ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। इन अवर बॉडी इलास्टिक टिश्यूज, एरोटा, एरोटा क्या होता है, हाँ जो भी है, ठीक है, लार्ज, अच्छा हाँ ये लिखा तो है, लार्ज ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, इलास्टोमर कैसी होती है वो, इलास्टोमर होती है, ठीक है, फॉर विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑलवेज, ऐसा होता है, समझ गया, ये किसके लिए है, अरेओटा के लिए, हाँ? क्या हो गए, अरोटा है, और रोटा, ओ रटा, ओटा, अच्छा हो मैंने बायो नहीं ली, नहीं फेल तो नहीं होता भाई, पढ़ लेते तो मेरे को समझ में आती है एक बार में, ये बेटा एक बार पोज और रिज्यूम में थोड़ा पोज और रिज्यूम में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, देखिए भैया, द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय द 10 टू द पावर -4, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का इतने टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है, या मैं एक्चुअल में डेल्टा एल नहीं दे रखा, फिर डेल्टा एल नहीं दे रखा, ठीक है, व्हेन स्ट्रेस इज 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर इज अप्लाइड, ठीक है भैया, कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल का यंग मॉडुलस निकालिए। तो भैया देखिए एक्चुअल में क्या है, कह रहा है इतनी लेंथ बढ़ गई है, कितने में, एल में, समझिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय डेल्टा 10 टू द पावर -4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का इतने डबल, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा एल इक्वल्स टू में 10 टू द पावर -4 टाइम्स ऑफ एल, समझे, इसका मतलब है कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो एल का 10 टू द पावर -4 टाइम है, अभी समझे, अब इससे क्या निकला है बताओ, कोई मेरे को बताए, दोबारा बोल रहा हूं, जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है यानी डेल्टा एल जो है वो लेंथ का, मैंने लेंथ मान लिया एल, तो उसका 10 टू द पावर -4 टाइम है, डेल्टा एल इक्वल्स में 10 टू द पावर -4 टाइम्स ऑफ एल, समझ गया, तो ये क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल इक्वल्स में क्या होगा, 10 की पावर -4, बेटा ये क्या है, कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, याद है, यानी क्या आ गया, 10 की पावर -4, बोला हाँ आ गया। अच्छा स्ट्रेस कितना दे रखा है, देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखा, आपको क्या निकालना है, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गी स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
स्ट्रेन। तो ये देखिए स्ट्रेस कितना बेटा बताइए, स्ट्रेस आपका 10⁻7 और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना बेटा 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कीजिए, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। कुछ था क्या इसमें, तो कंपार्टमेंट लाओ, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वाला, ठीक है। नहीं यार, 1 मिनट रह गया, इस क्वेश्चन को देखिए। मैं रंग देना, आप सारे रंगे तो ये भी रख देता हूँ। चलो बेटा देखिए, बड़ा क्वेश्चन आसान है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मेटल इज इतना, यानी स्ट्रेस इतना दे रखा, कितना है स्ट्रेस 7.8। अबे यार तू भी आ जा, 10⁹ ठीक है भैया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है आपको। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ, चलो इसे अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, टाइम खत्म ही हो गया, ठीक है। इसका 3-4 क्वेश्चन इसी पीडीएफ पे पेस्ट कर देगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, टाटा।